हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर के टॉपर्स अकेडमी। मैं राकेश सर। आइए हम स्थिर वैद्युतिकी के एक स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत एक टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं जिसका नाम है कूलाम का नियम। प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस हो चुका है और इसको और कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने उस दिन कूलाम के नियम में बताया, क्या दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। ये चीज ऑलरेडी मैंने प्रूव कर दिया था, वहां पे शो कर दिया था, तो आज हम उससे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें मैंने बताया था एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये वैद्युत निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता या विद्युतशीलता है, ठीक ना, जिसको परावैद्युतांक भी कहते हैं निर्वात या वायु का, ठीक ना, परमिटिबिलिटी, ठीक ना, ये बात कर सकते हैं इस पर। एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है जिसका मान होता है इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हम इस तरह बता चुके हैं कि 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। परंतु अगर हम ध्यान दें कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को हम कह सकते हैं कूलाम स्क्वायर न्यूटन टू द पावर -1 मीटर टू द पावर -2। क्लियर? आजकल ऐसे भी लिखा जाता है, तो ध्यान से इस बात पे रखना है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इतनी होगी। और ये ध्यान देना है कि कूलाम के नियम को ही स्थिर वैद्युत बल का नियम भी कहते हैं। स्थिर वैद्युत बल का नियम या कूलाम का नियम दोनों एक ही है, यानी दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए, तभी उनके बीच लगने वाले बल को हम लोग परिभाषित किए थे। इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। एक इसमें टॉपिक है जिसमें बोलता है जिसमें ये बोलता है कि निर्वात या वायु के सापेक्ष वैद्युतशीलता या फिर उसको कहते हैं परावैद्युतांक क्या होता है। एक टॉपिक पे इस पर चर्चा करनी है। दूसरा है आपका, दूसरे जो टॉपिक है एकांक आवेश क्या होता है। क्वेश्चन एग्जाम में किया है, 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में आता है ये कि एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए कूलाम के नियम के अनुसार, अर्थात कूलाम के नियम के अनुसार एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। तो एकांक कूलाम के नियम से एकांक आवेश या केवल एकांक आवेश कह सकते हैं। एकांक आवेश कूलाम के नियम से एकांक आवेश की गणना करना या फिर केवल एकांक आवेश की गणना करना, दोनों कंडीशनों में कुछ लोग जैसे बोल देते हैं +-1 कूलाम का आवेश एकांक आवेश कहलाता है। ठीक है भाई, लेकिन ये कूलाम के नियम से जब कहेगा तब ये सत्य नहीं होगा और उसको परिभाषित भी नहीं कर पाएंगे। तो कूलाम के नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग से ही बोलेंगे कूलाम के नियम से पता है आपको कूलाम का नियम क्या है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है ये, ठीक है। अब हम यदि मान लें
कि दो आवेश सजाती तथा समान हो। सजाती का मतलब यह है या तो दोनों धनात्मक हो या तो दोनों ऋणात्मक हो, और उन पर जो आवेश है उसकी मात्रा भी समान होना चाहिए, क्वांटिटी भी समान होनी चाहिए, परिमाण भी समान होना चाहिए, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो हम मान लें कि Q1 इक्वल्स टू Q2, Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q, और ये दोनों जो समान आवेश हैं एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि R इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 मीटर। दो समान तथा सजातीय आवेश हैं, समान तथा सजातीय आवेश Q1 Q2 इक्वल्स टू Q लिख दिया, और उनके बीच की जो दूरी है, उन आवेशों के जो बीच की दूरी है, कुछ ऐसे समझ लीजिए ये आवेश है, एक दूसरा आवेश R दूरी पर है, दोनों या तो दोनों माइनस हैं, या तो दोनों माइनस होंगे या तो दोनों क्या होंगे, प्लस में होंगे। मीन्स दोनों या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों निगेटिव होंगे। सजाती कहने से सेंस यही है। असमान का मतलब है उसकी क्वांटिटी भी समान होनी चाहिए, उसका परिमाण भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। चलिए, तो इस कूलाम के नियम से यदि हम इस पर वैल्यू रखें और इनके बीच जो लगने वाला बल हो, इनके बीच जो लगने वाला बल हो 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगाए, यदि ऐसा हो रहा हो तो क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो आपका बनेगा, तब आपका लिखा जाएगा ये F इक्वल्स टू 1/4 पाई, ये F की वैल्यू भी आपको पता है 9 × 10⁹, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। चलिए, अच्छा ठीक है, और Q1 × Q2 दोनों का मान Q हो चुका है, तो दोनों जगह Q पुट कर देंगे, अपान R स्क्वायर, तो अपान हमने लिख दिया 1 स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा ध्यान से इस वैल्यू को, 9 × 10⁹ इक्वल्स टू 9 × 10⁹ इंटू Q स्क्वायर, यही तो बचेगा, इंटू Q स्क्वायर। अब ये जो Q लिखा हुआ है, Q स्क्वायर की वैल्यू यदि निकालते हैं तो 9 × 10⁹ अपान 9 × 10⁹, ओवरऑल वैल्यू ये हो जाएगी Q स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन Q इक्वल्स टू ±1 कूलाम। इट मीन्स आवेश ±1 कूलाम। इसी को मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एकांक आवेश क्या है, तो आप ये कह सकते हैं ±1 कूलाम का आवेश एकांक आवेश कहलाता है। ऐसा कहना फिजिक्स के अनुसार, अगर शार्ट में बोलेंगे तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन फिजिक्स के अनुसार बात करें तो बहुत डीप परिभाषा या परिभाषा के केंद्र में आप नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया। तो परिभाषा क्या देंगे, यहां से परिभाषा को समझिए। दो निर्वात या वायु में, यह शब्द याद रहना चाहिए, कूलाम के नियम से जरूर हम चल रहे हैं, लेकिन निर्वात या कहां है भाई, वायु में है। निर्वात या वायु में स्थिर वैद्युत बल, निर्वात या वायु में स्थिर वैद्युत बल कूलाम के नियम से ये होगा। और हमने कह दिया कि Q1 Q2 आपस में समान होकर Q हो गया, R की वैल्यू 1 मीटर हो गई। कहेंगे कि परिभाषा कैसे कहेंगे, ध्यान समझिएगा। परिभाषा कहेंगे, निर्वात या वायु में एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित दो स्थिर समान तथा सजातीय आवेश के बीच लगने वाला बल, फिर से सुन लीजिए, निर्वात या वायु में एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित दो समान तथा सजातीय आवेश, उनके बीच यदि 9 × 10⁹ न्यूटन का बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करें, ये वर्ड जरूर निकलना चाहिए, प्रतिकर्षित, क्योंकि समान और सजातीय आवेश हैं तो कभी भी आकर्षित तो नहीं करेगा, क्या करेगा भाई, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, ध्यान देंगे।
वायु या निर्वात में परिभाषा किसकी भाई? एकांक आवेश की परिभाषा है। वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित, एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित दो स्थिर, दो समान तथा सजाती आवेश, समान तथा सजाती आवेश परस्पर 9×10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। फिर से ध्यान से समझेंगे इसको। हमने कूलाम के नियम से एकांक आवेश को परिभाषित किया और वास्तव में यही एकांक आवेश की एक डीप और अच्छी डिफिनीशन है। ध्यान समझेंगे क्या होना चाहिए? आवेश परस्पर समान तथा सजाती होना चाहिए और उन आवेशों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर होनी चाहिए। 1 मीटर होनी चाहिए, उन आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर होनी चाहिए। तो वही मैंने कहा, और वो दोनों आवेश हैं कहाँ पे? वायु या निर्वात में। तभी कूलाम के नियम बहुत अच्छे से काम करेगा, ये कंफर्म रहिएगा। जब मैं कूलाम के नियम की सीमाएं पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि वायु और निर्वात में ही कूलाम का नियम बहुत अच्छे से कार्य करता है और किसी माध्यम में उतना अच्छे से नहीं काम करता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित दो समान तथा सजाती आवेश परस्पर 9×10⁹ बल से प्रतिकर्षित करें। बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। ये एक्चुअल डिफिनीशन हो गई इसकी। तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। ठीक है, एक बार इसको तुरंत लिख लेना है, समझ लेना है अच्छे से। एक कूलाम के नियम से एकांक आवेश की परिभाषा क्या होगी वो मैंने बताया। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, तो वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, आराम से, एकदम नीट एंड क्लीन मैं छोड़ दे रहा हूं ताकि आप आराम से लिख पाए। ठीक है, कंटिन्यू करता हूं। अब इस एकांक आवेश में भी कुछ बातों का ध्यान देना है। जैसे एकांक आवेश को भी हम लोग ध्यान देंगे। एकांक आवेश में एक और शब्द आता है परीक्षण आवेश। इसी से मिलता जुलता नाम है परीक्षण आवेश। जैसा कि नाम से पता है, कोई परीक्षण करने के लिए इस आवेश का प्रयोग किया जाता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q0 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q0 से। एक परीक्षण आवेश है। तो परीक्षण आवेश होता क्या है इसको समझ लिया जाए। एकांक धनावेश, ध्यान समझिएगा, एक कूलाम का धनावेश ही परीक्षण आवेश कहलाता है। यह अत्यंत किसी अन्य की तुलना में बहुत छोटा होता है, तभी हम इसका हमेशा यूज करते हैं। और धन ही आवेश हमेशा यूज करेंगे, कभी ऋण आवेश या निगेटिव चार्ज नहीं होगा उस पर। ठीक ना, तो याद रखना है। मैं परिभाषा यहां लिख रहा हूं, एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश
परीक्षण आवेश कहलाता है। परीक्षण आवेश कहलाता है। एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश परीक्षण आवेश कहलाता है। अर्थात Q नॉट की वैल्यू हमेशा +1 कूलाम होगी। अर्थात +1 कूलाम, अर्थात Q नॉट इक्वल्स टू +1 कूलाम। कूलाम को C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये परिभाषा क्लियर है, क्योंकि आगे चल के परीक्षण आवेश बार बार आएगा। जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वहां पे परीक्षण आवेश ये शब्द आएगा। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, जिसमें है निर्वात या फिर आपेक्षिक वैद्युतशीलता। निर्वात या निरपेक्ष भी कहते हैं, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता, ये टॉपिक है। तो परीक्षण आवेश भी आप नोट कर लीजिए जल्दी से। परीक्षण आवेश के बाद जो हमारी टॉपिक है उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान देंगे इस पे। क्या कहा मैंने? एकांक धन आवेश परीक्षण आवेश कहलाता है, Q नॉट कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो, उस पर हम लोग चलते हैं। हमने कहा आपेक्षिक वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता या इसी कहेंगे निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता या फिर इसे कहेंगे परावैद्युतांक। बहुत फेमस नाम परावैद्युतांक है और 2 मार्क्स में पूछता है, इसको भी कंफर्म रखना है। हेडिंग है आपकी ठीक है, चलिए परमिटिविटी, इसको अगर इंग्लिश में कहें तो रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये नाम है इसका। तो परावैद्युतांक है क्या, पहले इसी को हम लोग परिभाषित करेंगे। सबसे पहले परावैद्युतांक है क्या? वास्तव में किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। किसी माध्यम की, फिर से सुनिए, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात या वायु की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाएगा भाई? परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता या निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहलाता है। ये कोई नाम यूज कर सकते हैं आप। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात या वायु की विद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। परावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक डाइपोल
डाई इलेक्ट्रिक नाडी डाइपोल डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक कहलाता है। परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युतांक या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। इसे K से या फिर एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी माध्यम की विद्युतशीलता अर्थात मैं करके यहां लिख सकता हूं, अर्थात मैं ये कह रहा हूं कि परावैद्युतांक इक्वल्स टू माध्यम की वैद्युतशीलता, अपान निर्वात या वायु की विद्युतशीलता या वैद्युतशीलता। अब इसे किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसे K या फिर एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट करते हैं और माध्यम की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन से और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से, जिसका मान आपको किसी माध्यम की विद्युतशीलता का मान ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता आपको ऑलरेडी पता रहती है। जहां एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 8 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। नोट कर सकते हैं यहां से। यह है आपका परावैद्युतांक या निरपेक्ष वैद्युतशीलता या इसको आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। नोट कर लेंगे इसको। अब इसी बात को अगर हम कूलाम के नियम से परिभाषित करना शुरू करें तो क्या होगा? इसी बात को कूलाम के नियम से परिभाषित करना शुरू करें तो अथवा करके यहां से कह सकते हैं, अगली डिफिनीशन बनाने में जा रहा हूं, ध्यान समझेंगे। माना दो स्थिर आवेश, बिंदु आवेश कह लीजिए, दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 परस्पर वायु या निर्वात में परस्पर r दूरी पर स्थित हैं तो कूलाम के नियम से क्या होगा? कूलाम के नियम से या स्थिर वैद्युत बल के नियम से या स्थिर वैद्युत बल क्या होगा? आप कह सकते हैं F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कह सकते हैं आप। इसी आधार पे यदि हम और चलें तो यदि दोनों आवेश किसी माध्यम में हो, वो माध्यम या हो सकता है या तो केरोसिन हो, या तो कोई अल्कोहलिक हो, या फिर कोई भी ऐसा माध्यम हो सकता है। किसी माध्यम में यदि दोनों बिंदु आवेश स्थित हो, वो भी स्थिर बिंदु आवेश है, ध्यान दीजिएगा, तब फिर कूलाम के नियम से क्या होगा भाई?
कूलाम के नियम से तब फिर लगेगा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्साइनल हो जाएगा। क्या होगा भाई? एप्साइनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इस तरह से यदि हम इसे समीकरण नंबर फर्स्ट कहें और इसे समीकरण नंबर सेकंड कहें तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, और इसे तब एफ डैश कह लेते हैं। क्या कह लें? एफ डैश। ये भी तो स्थिर हो तो स्थिर लिख लीजिए इसको, स्थिर वैद्युत बल डैश करिए। स्थिर वैद्युत बल एफ डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइनल हो जाएगा इस बार, क्योंकि किसी माध्यम की विद्युतशीलता है जिसको एप्साइनल मैंने कहा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस तरह से यदि हम देखें समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट में सेकंड का भाग दें तो F अपान एफ डैश इक्वल्स टू लेफ्ट में भाग जाएगा तो राइट में जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्साइनल नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये होगा 1/4 पाई एप्साइनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यदि हम इसमें भाग दे देते हैं तो देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा। आएगा क्या आएगा आपका? F अपान एफ डैश इक्वल्स टू 1/एप्साइनल नॉट अपान 1/एप्साइनल। ओवरऑल देखें तो हम ये कह सकते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा F अपान एफ डैश इक्वल्स टू एप्साइनल, ये किसी भिन्न के बटे भिन्न हो, नीचे वाली भिन्न पलट जाती है गुणे में होके, यानी कुल मिला के आएगा आपकी जो वैल्यू आएगी कुल मिला के वो एप्साइनल अपान एप्साइनल नॉट हो जाएगी। एप्साइनल अपान एप्साइनल क्या हो जाएगी? नॉट। जबकि आप इसी को क्या कहते हैं? एप्साइनल अपान एप्साइनल नॉट को ही विद्युतशीलता या आपेक्षिक विद्युतशीलता या निरपेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं K इक्वल्स टू, K इक्वल्स टू एप्साइनल अपान एप्साइनल नॉट या K इक्वल्स टू F अपान एफ डैश या एक ठो तो लिखा ही है। ठीक भाई, तो इसमें से कोई कह सकते हैं, माइंड में अपने रखना है इसको। ठीक है, K इक्वल्स टू एप्साइनल, K इक्वल्स टू आपका हो गया एप्साइनल अपान एप्साइनल नॉट, या फिर K इक्वल्स टू F अपान एफ डैश, या फिर यहां तो लिखा ही हो। तो एक परिभाषा और बन के आती है, थोड़ा ध्यान देंगे, इसको नोट कर लीजिए। एक बार मैं यहां से हट लेता हूं, आप लोग अच्छे से देख लीजिए क्या है। दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 वायु या निर्वात में परस्पर r दूरी पर स्थित हैं। तो वायु या निर्वात में जब परस्पर r दूरी पर स्थित, उस पर स्थिर वैद्युत बल क्या लगेगा? स्थिर वैद्युत बल लगेगा आपका कूलाम के नियम से F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसी तरह से यदि दोनों आवेश किसी माध्यम में स्थित हो तो स्थिर वैद्युत बल क्या लगेगा? F डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पहले समीकरण में दूसरे समीकरण से भाग दे दिया तो इस तरह से वैल्यू आई F अपान F डैश इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक और डिफिनीशन यहां से निकल के आती है कि वायु या निर्वात में, ध्यान सुनिएगा कि वैद्युतशीलता क्या है। एक और डिफिनीशन हम कह सकते हैं कि वायु या निर्वात में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, वायु या निर्वात में स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा किसी माध्यम में उन्हीं दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। इसे K से प्रदर्शित करते हैं या फिर एप्सिलॉन R से प्रदर्शित करते हैं।
चूंकि यह एक प्रकार का अनुपात है और इसीलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है, इसके लिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है। एक बार नोट कर लीजिए, देन परिभाषा में वो भी लिख देता हूं, दूसरी परिभाषा। चलिए वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। तो परीक्षण आवेश से हम लोग क्या करते हैं, वैद्युतशीलता को, इस टॉपिक को, इसमें इसकी परिभाषा, इस परावैद्युतांक की एक और परिभाषा मैं लिख देता हूं, मैं सब मिटा देता हूं और पूरा वैद्युतांक की परिभाषा फिर से लिख देता हूं वापस। एक बार आप लोग ध्यान से एकदम देखेंगे इसको। तो अभी जो फार्मूला आया था उसमें कहा उसने कि निर्वात या वायु में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, निर्वात या वायु में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, तथा किसी माध्यम में उन्हीं दो आवेशों, ये दो लिखा हुआ है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का अनुपात, लगने वाले बल का अनुपात परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहलाती है। आराम से आप नोट्स बना सकते हैं, क्लास 12th के अनुसार भी और आगे कंडीशन के अनुसार भी चलेगा। इसमें ध्यान से देखिए, अर्थात हम ये कह रहे हैं, इस पर ये कह रहा है कि K इक्वल टू क्या होगा, F अपान F डैश होगा, F अपान F डैश होगा, जहां F क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेश, निर्वात या वायु में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल है, स्थिर वैद्युत बल है वो। और इसी तरह से किसी माध्यम में उन्हीं दोनों आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल का अनुपात क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। इससे एक भी न्यूमेरिकल अब छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर है। नोट में याद रखेंगे, आप यहां पर नोट में कुछ चीजें याद रखेंगे, बहुत तगड़ी नोट है, ठीक ना। ये 500 2000 वाली नोट नहीं है जो बंद हो गई, ये ऐसा तगड़ा नोट है जो भविष्य तय करता है आपका। देखिए नोट में क्या समझेंगे, किसी निर्वात या वायु में किसी माध्यम का परावैद्युतांक, निर्वात या वायु में किसी निर्वात या वायु का परावैद्युतांक या वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक एक होता है, याद रखना है। नोट नंबर फर्स्ट है, निर्वात या वायु में परावैद्युतांक अथवा वैद्युतशीलता कितनी होती है भाई, एक होती है। और सेकंड कंडीशन यदि चले हम, तो धातुओं, अगर धातुओं के बीच हम माध्यम क्या हो, धातु हो, तो धातुओं का परावैद्युतांक क्या होगा, तो धातुओं का परावैद्युतांक
इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अर्थात निर्वात या वायु के लिए के का मान कितना होगा, 1 होगा। के परावैद्युतांक को ही कहते हैं के, ठीक ना। परावैद्युतांक के इक्वल टू लिख देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। और यहाँ परावैद्युतांक के इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट होता है, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। परावैद्युतांक के इक्वल टू कितना होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये दो बातें याद रखना है कि धातुओं के बीच का जो परावैद्युतांक होता है या धातुओं का परावैद्युतांक जो होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है, और निर्वात या वायु के लिए कितना होता है परावैद्युतांक, 1 होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट दिन हम लोग अध्ययन करेंगे अच्छे से। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप आरके टॉपर्स एकेडमी पर आकर अपने अध्ययन को फ्री ऑफ कास्ट पूर्ण कीजिए, और इसके आगे चल के आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे। थैंक्स, धन्यवाद।